साथियों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है जिस मॉडल पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए अपनी शिफ्ट से पहले पहले। मैं कहूंगा साथियों अगर इस पूरे मॉडल पेपर को आप देखते हो अपनी परीक्षा से पहले अपनी शिफ्ट से पहले तो आपको यह समझ लीजिए बहुत फायदा देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से, क्योंकि साथियों ये पूरी आधारित क्लास है पिछली सभी शिफ्ट पर। तो इसमें जो भी साथियों क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले साइंस के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद साथियों कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर के लिए है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा साथियों रीजनिंग को देखेंगे, मैथ को देखेंगे। तो सभी विषयों पर आधारित तथा पिछली सभी शिफ्ट पर आधारित साथियों आरआरबी टेक्नीशियन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो सभी सवालों को देखिएगा, अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। पहला सवाल, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है साथियों? प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहां पर अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो विकिरण विधि है ना साथियों, किस ऊष्मा अंतरण विधि, तो मैं कहूंगा विकिरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला सवाल देखिए, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए अगर आपसे पूछे सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है तो लाल प्रकाश में। क्या लाल प्रकाश में साथियों सबसे कम ऊर्जा होती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो नीले प्रकाश में होती है। किसमें होती है साथियों? नीले प्रकाश में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में साथियों इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है। क्या इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एसी को डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका साथियों? रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं, मुझे बताइए। तो यहां पर मैं आपको आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, ये तीनों क्या हैं? इन तीनों की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो खैर अब देखते हैं इस सवाल को कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको तो साथियों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, यानी कि फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत की अगर बात करें तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत को तैयार किया गया था। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले जो गैर अधातु है ना साथियों, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है तो क्लोरीन डाली जाती है। क्या क्लोरीन डाली जाती है? स्विमिंग पूल का जो पानी वगैरह होता है इसमें जो कीटाणु होते हैं उसको साफ करने के लिए, उन कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सी गैर अधातु डाली जाती है? तो क्लोरीन डाली जाती है। निम्नलिखित में से साथियों हैबर प्रोसेस का उपयोग करके किसको उत्पादित किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों अमोनिया को उत्पादित किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन से गुण साथियों स्तनधारियों की विशेषता है? अगर बात करते हैं ये गर्म रक्त वाले जीव हैं, बिल्कुल साथियों ये गर्म रक्त वाले ही जीव साथी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, मैं कहूंगा नहीं। इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाली साथियों बात जो है ना वो सही
ही नहीं है, क्योंकि इनके हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित होते हैं, त्रिकक्षीय हृदय इनमें नहीं पाया जाता है। खैर, अगला सवाल देखिए कि मानव के खून में, मानव के रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो साथियों लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है मानव के ब्लड में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो किसकी सहायता से साथियों? लोहित कोशिकाओं की सहायता से ही रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है ना। साथियों ये सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और अपने एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी करिए। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहा जाता है? तो साथियों फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस आवरण कहा जाता है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को। अगला देखिए, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको साथियों क्या कहा जाता है? आवश्यक अमीनो एसिड नहीं, उनको गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मैं कहूंगा विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल, कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? तो कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? छोटी बूंद या ड्रॉपलेट। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो रक्त कैंसर को साथियों ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है रक्त कैंसर को। यह भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? जो साथियों पौधे के आसपास कीट होते हैं ना, उनको ही वो पकड़ लेता है अपने भोजन के लिए, तो उसका नाम साथियों यूट्रिकुलेरिया है। क्या है उस पौधे का नाम? यूट्रिकुलेरिया है। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो इनमें से कौन सा साथियों नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, डेस्कजेट या लेजर। मैं कहूंगा साथियों डॉट मैट्रिक्स नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ऑप्टिकल मार्क पहचान की बात चल रही है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? बताइए। तो साथियों एम फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए गए हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों? सही मिलान की पहचान करिए। सही मिलान की पहचान करके साथियों मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, माइक्रोवेव ओवन जो है ना, इसका आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया है। यह बात बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार पियरे वर्नियर ने किया है। मैं कहूंगा नहीं साथियों, फैराडे के द्वारा किया गया। क्या? ट्रांसफार्मर का आविष्कार साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। और बैटरी का आविष्कार विलियम स्टैनली के द्वारा नहीं किया गया है, वोल्टा के द्वारा किया गया। क्या? बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया और वर्नियर कैलिपर का आविष्कार एलेक्सेंड्रो वोल्टा के द्वारा साथियों नहीं किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे वर्नियर, पियरे वर्नियर के द्वारा किया गया। पियरे वर्नियर के द्वारा किया गया। तो पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही मिलान करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है, देखिए और बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान है। यानी कि जो ढाल होती है, ढाल, उस पर पत्थर लुढ़का दोगे बहुत आसान है, लेकिन चढ़ाई पर पत्थर नहीं लुढ़काया जा सकता है। इसको ऊपर ले जाना कठिन है। क्यों कठिन है? इस सवाल का जवाब आपसे पूछा जा रहा है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम है। बिल्कुल, दोनों में किया गया कार्य समान नहीं है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है, या पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान तो नहीं। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो अगर डिक्टो ये सवाल आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, रासायनिक ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए साथियों इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए साथियों हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगों का संयोजन तरंग गति का एक उदाहरण है। क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा अनुदैर्घ्य यहां पर साथियों आ जाना चाहिए। तो एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग गति का एक उदाहरण है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है, कहने के निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो मैं आपको करा चुका हूं विकिरण, इसका मैंने आपको राइट आंसर बताया था। अगला देखिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर देखिए डिक्टो सवाल आएगा, रत्ती भर का चेंज नहीं होगा, ये समझ लीजिए आप। बहुत ध्यान से आपको ये क्लास देखना है क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत मेहनत के साथ साथ तो इकट्ठा किया है। कहने के प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात चल रही है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम या कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। उसके बाद देखिए जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो क्या उपाय किए जाते हैं साथियों, ऑक्सीकरण और निस्पंदन नहीं, सक्रिय कार्बन ये भी नहीं साथियों, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, ये आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि डिक्टो अगर ये सवाल आता है तो डिक्टो आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है। तो मृत्तिका का विट्रियल किसे कहा जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट को कहा जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर साथियों इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से सोडियम सिलिकेट होते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों नहीं, जर्मेनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम तक बढ़ाया जाता है। तो कितने किलोग्राम तक साथियों बढ़ाया जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 200 से 250 किलोग्राम तक बढ़ाया जाता है सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए। उसके बाद देखिए किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है ना इस गैस की, तो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। उसके बाद देखिए कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, ब्रोमीन की बात चल रही है। यानी कि कमरे के तापमान पर ब्रोमीन ये तरल अवस्था में ही पाई जाती है। उसके बाद देखिए दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है साथियों, ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे रेसिया से प्राप्त किया जाता है, फ्यूनेरिया से प्राप्त किया जाता है, लाइकन से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल साथियों लाइकन से प्राप्त किया जाता है। यानी कि लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए आपने 40-41 क्वेश्चन देख लिए साइंस के, विज्ञान के, और अब साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के जो इस बार आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत अटेंशन के साथ इन सभी करंट अफेयर के सवालों को साथियों देखिएगा। तो पूछा जा रहा है कि जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इनका नाम है राजीव कुमार और ये फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए जुलाई 2024 में फिर से लोकसभा में कांग्रेस का
उप नेता किसको नियुक्त किया गया? तो किनको नियुक्त किया गया है? गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कौन है? तो गौरव गोगोई हैं। उसके बाद देखिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो इनका नाम है विभूति भूषण नायक और ये भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया? तो अगर आपसे साथियों पूछा जाए क्या कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो हरगोविंद सिंह धालीवाल को नियुक्त किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। इनका नाम है मनोज मित्तल और मनोज मित्तल साहब को सिडबी का अध्यक्ष भी बनाया गया है और प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। उसके बाद देखिए चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में साथियों नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? साधना सक्सेना नायर बनी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? सवाल हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत ध्यान से उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के नए सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? साथियों उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर साहब को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेजिंदर सिंह की अगर बात करें, तेजिंदर देखिए अपॉइंटमेंट से बहुत सारे सवाल आपके बन रहे हैं तो साथियों अपॉइंटमेंट्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं साथियों वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो वी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? वी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और अब यहां पर आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो देखिए जैसा रीजनिंग का लेवल रहा है वैसे क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? जो एग्जामिनर के अब मनोमस्तिष्क में है कि हाँ भाई वो अब ये सवाल आपसे पूछ सकता है साथियों, तो उन सभी सवालों को मैंने कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना? चलिए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, क्या करें? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए। देखिए कर लेता हूं मैं थोड़ा छोटा। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि अकबर, नागेश, गिरीश, विक्रम, सतपाल किसी एक पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों एक मेज है, मान लीजिए ऐसी पंचभुजाकार बना लेते हैं, जैसा सवाल में कहा गया वैसा बना लेते हैं। तो साथियों 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे करके 5 भुजाएं हो गई। तो यहां पर मान लीजिए कहीं अकबर बैठे होंगे, कहीं नागेश, कहीं गिरीश, विक्रम, सतपाल। तो साथियों सभी का मुख किस तरफ है? केंद्र की तरफ है, ऐसा यहां पर बताया गया है। केंद्र की तरफ सभी का मुख है। ठीक है, यानी कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। अकरम सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो नागेश के दाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए अगर आप इस लाइन को करेंगे, गिरीश विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाद लाइन आ जाएगी सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, अकबर सतपाल के बाईं ओर स्थान पर बैठा। अब देखिए अगर आप यहां से शुरुआत करते हैं तो आपको सतपाल कॉमन मिल जाएगा। सतपाल यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसलिए इसको पहले ना लिखकर पहले आप इसको लिखिए सतपाल वाले को। तो सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो मान लीजिए साथियों अगर हम नागेश को कहां बैठा लें, नागेश को मान लीजिए साथियों अगर हम यहां पर बैठा लें तो क्या कहा गया है? नागेश के बाईं ओर सतपाल बैठा है, तो नागेश के बाईं ओर सतपाल यानी कि सतपाल फिर यहां पर आ जाएंगे। और उसके बाद कहा गया कि अकबर सतपाल के बाईं बैठा है, तो सतपाल के बाईं कौन बैठा है? अकबर, यानी कि अकबर साथियों यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हो बहुत आराम से। कह रहे कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे पर बैठा है, तो गिरीश जो है ना ये विक्रम के बाएं बैठा है। ठीक है ना? क्या गिरीश की अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 5 हो गए। ठीक है, तो गिरीश की यहां पर साथियों बात की गई है। क्या बात की गई है? एक सेकंड, कुछ मुझसे मिस्टेक हो रही है क्या? देखिए जरा,
सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो सतपाल जो है ना ये नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करें अकबर सतपाल के बाएं, अच्छा दूसरे स्थान पर बैठा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहां पर क्या कहा गया था, क्या कहा गया था साथियों, कह रहे हैं कि सतपाल के यानी कि सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर अकबर है, यानी कि अकबर को यहां पर होना चाहिए, अकबर को यहां पर होना चाहिए, वही तो मैं कहूं। यहां तक तो मैंने कर दिया, फिर ये चीजें यहां पर सॉल्व नहीं हो पा रही, तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए खैर अगला देखिए, अब इसको देखिए, गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो गिरीश जो है ना, गिरीश ये विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर मैं विक्रम को यहां पर बैठा लूं और मैं कहूं कि विक्रम के बाएं तीसरा क्या होगा, 1 2 3 ये हो जाएगा, तो यहां पर कौन बैठेगा साथियों, गिरीश बैठेगा, यानी कि 5 लोग थे, 5 लोगों को बैठा दिया। अब सवाल क्या आपसे पूछा जा रहा है कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 यानी कि अकबर है दूसरे नंबर पर, तो अकबर क्या होगा, अकबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अकबर है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सवाल, ऐसे सवाल साथियों आ रहे हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में SHEER को क्या लिखा जाता है, 21102220 लिखा जाता है, और NIGST को 16391022 लिखा जाता है, तो RIGST को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहां पर S19 पर होता है, H8 पर होता है, E5 पर होता है, E5 पर होता है, R18 पर होता है, ऐसा तो नहीं साथियों। देखिए S19 पर होता है, ये 19 से 21 हो गया, 2 बढ़ाया गया है। H8 पर होता है, 8 से यहां पर 10 हो गया है, 2 बढ़ाया गया है। E5 पर होता है तो साथियों 7 तो नहीं, यहां पर ऐसा तो नहीं। देखिए 5 5 3 3 घटाया गया है, ठीक है, तो क्या हो गया साथियों, 2 2 हो गया, और R18 पर होता है, 18 से 20 हो गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि E जहां पर होगा वहां पर साथियों 2 होगा, 3 घटाया गया है। इसको अगर बात करें तो N होता है 14 पर, 14 से 16 हो गया, ठीक है, 2 बढ़ाया गया है। I होता है 9 पर, तो यहां पर साथियों 11 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो एक काम करिए साथियों, I जहां पर होगा, देखिए ई जहां पर होगा तो 2 लिखा गया है, और आई जहां पर होगा, आई की जगह पर क्या 3 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जी 7 पर होता है, ठीक है ना, क्या होता है साथियों 7 पर होता है, 7 से यहां पर 9 हो गया है, 2 बढ़ाया गया। H 8 पर होता है तो 10 हो गया है, ठीक है। T 20 पर होता है, 22 हो गया, 2 बढ़ाया गया। अब इसकी बात करते हैं, देखिए R 18 पर होता है तो साथियों 20 आ जाएगा। I की बात करें, I के लिए 3 हमने यहां पर लिखना है, तो 3 हो जाएगा। G 7 पर होता है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। H 8 पर होता है तो 10 आ जाएगा। T 20 पर होता है तो 22 आ जाएगा। ऐसा नंबर कहां पर लिखा हुआ है, 20 39 10 22, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि सी ने बी से एक मशीन खरीदी, सी ने बी से, देखिए अगर बात हम लोग इस प्रकार कर लें कि 3 लोग यहां पर मुझे दिख रहे हैं ए बी सी, तो सी ने इसने बी से एक मशीन खरीदी, ठीक है, जिसने इसे ए से खरीदा था, यानी कि बी ने इसको ए से खरीदा था। तो काम ये चल रहा है कि ए ने कोई चीज खरीदी होगी, फिर उसको बी को बेच दिया, फिर बी ने सी को बेच दिया। तो कह रहे कि सी ने इस मशीन को 9360 रुपए में खरीदा, 9360 रुपए में खरीदा। तो इस बिक्री पर ए और बी ने, यानी कि इस बिक्री पर ए ने 30% का प्रॉफिट अर्जित किया और बी ने 20% का प्रॉफिट अर्जित किया। तो ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा, ये आपसे यहां पर साथियों क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मान लीजिए ए ने 100 रुपए में खरीदा होता, क्या ए की अगर बात करते हैं, ए ने साथियों 100 रुपए में, ए ने 100 रुपए में खरीदा होता, ए ने 100 रुपए में साथियों खरीदा होता, तो ये ए ने मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ए ने 30% लाभ पर बेचा। जब इसको 30% लाभ पर बेचा जाएगा, यानी कि इसको 130% में बेचा जाएगा, तो 130% में बेच दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर इसको बी ने 20% के लाभ पर बेचा, तो इसको 120% के लाभ पर बेच दिया। और फिर जब ये बेचने के बाद सी के पास आया, तो सी को ये 9360 का पड़ा, तो 9360 का पड़ गया ये, ठीक है ना। तो अब साथियों ए ने कितने रुपए में खरीदा था, यहां से एक्स का मान निकाल के आप निकाल लीजिए। 0 से 0, 20 छंग और 20 पंजे आपका हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया, 9360 आ गया। ये 10 और ये 5 आपका यहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये आपका 6 और साथियों 13 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 2 जाएगा 26 हो गया, 13 दूना 26 ये आ गया।
6 की अगर बात करें तो साथियों कितना आ जाएगा, एक तरीके से अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 6 कम 6, 6 दूना 12 ये आ गया। तो 12 पंजे 60, क्या x की अगर बात करें तो 12 पंजे 60 और एक जीरो लग जाएगा तो कितना आ जाएगी, 6000 हो जाएगा। यानी कि ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा, 60,000 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। तो ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई ए ने 30% के लाभ पर बेचा था, खरीदा 6000 रुपए में और इसको 30% के लाभ पर बेच दिया है। तो 130 की वैल्यू निकालो, 130% की, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 13 छंग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यानी कि 7800 आपका आंसर आ जाए। यानी कि ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा, तो 7800 रुपए में बेचा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। ये पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। क्या लिखा हुआ है साथियों, क्यू खाली जगह पी खाली जगह एम खाली जगह ए खाली जगह टी खाली जगह, उसके बाद क्यू ए, उसके बाद खाली जगह टी एम है। तो इसको करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो मैं कहूंगा साथियों कितने 5 5 का पेयर बना के देखिए एक बार जरा देखिए, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हुए। आप देख रहे हैं अंत में एम आ रहा है, यहां पर भी एम है, यहां पर भी एम है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी एम आ जाएगा। टीएम हो गया, टीएम यहां पर हो गया तो यहां पर टीएम हो जाएगा। पीटीएम हो गया, ठीक है, तो पीटीएम यहां पर भी कर लो, पीटीएम यहां पर भी कर लो। अब देखिए साथियों, देखिए क्यू ए पीटीएम, तो क्यू ए आ गया, पीटीएम हो गया, यहां पर क्यू आ जाए, क्यू ए हो गया, पीटीएम हो गया। तो अब आपको देखना है कि आपने पेन से साथियों क्या क्या लिखा है। आपने ए लिखा है, आपने टी लिखा है, क्यू पी एम लिखा है और साथियों पी लिखा है। ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है आप लोग जरा देखिए। तो मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है साथियों। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का किससे है, बताइए। देखिए स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो ये साथियों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। उसी प्रकार जापान की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे कह रहे हैं कि पहले तो 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद 41 आ गया, फिर आपको बताना है कि उसके बाद साथियों यहां पर क्या आ सकता है। देखिए 11 से 9 बना है, मैं कहूंगा 2 माइनस कर दिया गया, फिर यहां पर प्लस कर दिया गया 6, फिर यहां पर एकदम से बहुत ज्यादा प्लस कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा। देखिए अगर हम 9 की गुणा 2 से करें, 9 दूना 18 और इसमें से 3 माइनस कर दें तो कुछ लग रहा है पॉसिबल है। अगर हम गुणा करें इसकी 3 से, 15 3 45 और इसमें 4 माइनस कर दें, ठीक है, हो सकता है कुछ। अब इसकी गुणा हम 4 से करेंगे और 5 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस करेंगे। तो 41 चौक कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 159 हो जाना चाहिए। तो 159 क्या यहां पर आएगा, एक बार ऑप्शन चेक करिए, अगर 159 ऑप्शन में हो, बिल्कुल है साथियों, तो यही आपका आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा ये कैसे आए, सवाल ये पैदा होता है। देखिए 2 से करी, 3 से करी, 4 से करी, जाहिर सी बात है इसकी 1 से करेंगे तो 11 एकम 11 और यहां पर 2 माइनस कर देंगे तो 11 में से 2 करेंगे तो 2 ही तो 9 ही तो बचेगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि कुछ बोल्ट पेन है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बोल्ट हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके बोल्ट हो गए। तो कुछ बोल्ट क्या हो जाएंगे साथियों, पेन हो जाएंगे। तो मान लीजिए कुछ बोल्ट, इतने बोल्ट क्या हो गए, इतने बोल्ट साथियों पेन हो गए। और कुछ स्टेंसिल बोल्ट हो गए, तो कुछ स्टेंसिल, मान लीजिए इतने स्टेंसिल्स क्या हो गए, इतने स्टेंसिल्स क्या हो गए, बोल्ट हो गए। और सभी स्क्रू बोल्ट हो गए, यानी कि बोल्ट के अंदर स्क्रू आएंगे, बोल्ट के अंदर स्क्रू आएंगे। तो अब देखिए निष्कर्ष साथियों कौन सा सही है, कि कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। कथन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कुछ स्क्रू स्टेंसिल है या नहीं है। तो जो नहीं जानकारी होती उसको कट कर देते हैं। कुछ पेन स्टेंसिल हैं, कुछ पेन स्टेंसिल्स हैं, पेन यहां पर है, स्टेंसिल्स यहां पर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना निष्कर्ष 2 सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे कि 36 से 74 और फिर 55, मतलब जो रूल यहां पर लगा है वही रूल इन चार ऑप्शन में से कहां पर लगेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। देखिए जरा 36, 74, 55 ये क्या यहां पर रूल लगा हुआ है, जरा देखिए। देखिए साथियों, अच्छा यहां पर पहले तो बढ़ाया गया है फिर घटाया गया है, तो ये तो नहीं लग रहा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो जरा साथियों इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है। तो इन दोनों को जोड़कर साथियों कितना आता है, एक तरीके से अगर बात करें तो 10, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों 11, यानी कि 110 आ रहा है। अच्छा 110 का आधा क्या 55 होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं साथियों, शुरू के दो को जोड़ा गया और फिर उसका आधा कर दिया गया कि 85 आ गया। देखिए जरा 185 हो जाए, 185 का आधा 85 थोड़ी ना होता है, गलत है। 40, 52 यानी कि कितना हो जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से 102 हो जाएगा। तो इसका अगर आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है ना, और 2 एकम 2, ये भी कुछ मिस्टेक होगी क्या, देखिए जरा इसको। अच्छा 80, 102, 50 थोड़ी ना साथियों ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 9 92 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे 46 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 छंग 12, बिल्कुल साथियों 46 आ गया। यानी कि जो रूल यहां पर लगा है वही रूल यहां पर लगा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि एन एम की पत्नी है, ठीक है ना, एन एम की पत्नी है। ए जो जो ऐसा करो, जो जो कहा जा रहा है ना वो आप साथियों कर लो। एन एम की पत्नी है, ए आर की बहन है, एस एन की मां है, के एम का भाई है, आर एन का बेटा है। तो के का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या कहेगा के को। तो ऐसा भी एक सवाल आपसे आ रहा है, देख लीजिए। एम की पत्नी कौन है, एम है। तो साथियों मान लीजिए आपका एम ये हो जाएगा, एम की पत्नी कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये महिला हो गई, पत्नी हो गई, ये साथियों क्या हो जाएंगे, पति जी हो जाएंगे। उसके बाद कहने के ए आर की बहन है, ए आर की बहन है, ठीक है। एस एन की माँ है, यानी कि एस जो है ना ये एन की माँ है, एन की माँ कौन हो जाएंगी, एस हो जाएंगी, ठीक है। एस एन की माँ एस हो गई। उसके बाद कहने के एम का भाई के है, तो ये जो एम का भाई क्या हो जाएगा, एम का भाई साथियों के हो जाएगा। कहने के आर एन का बेटा है, आर एन का, ठीक है, एन का बेटा कौन हो जाएगा साथियों, आर हो जाएगा, एन का बेटा आर हो गया। उसके बाद इसको भी देख लीजिए जरा, आर की बहन ए है, तो आर की बहन कौन हो जाएगी, आर की बहन साथियों ए हो जाएगी। ये बात भी साथियों यहां पर क्लियर है, ठीक है ना। तो कहने के ए से ए क्या कहेगा के को, ए क्या कहेगा के को। देखिए ये इसके पिताजी हैं, अरे ये इसकी माता जी हैं, तो पिताजी के भाई ही तो हुए ये। तो पिताजी के भाई को क्या कहा जाएगा, पिताजी के भाई को चाचा कहा जाएगा। तो चाचा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस पासे का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत पर कौन सा होगा, 3 का विपरीत कौन सा होगा आपको बता रहे। देखिए एक तो 3 यहां पर है और एक 3 आपका यहां पर है, ठीक है ना। अब एक काम करिए साथियों, 3 का विपरीत क्या होगा साथियों, देखिए 2 4 यहां पर, क्या 2 4 कहीं पर है, बिल्कुल 2 4 यहां पर है। तो मैं कहूंगा 2 4 यहां पर, 2 4 यहां पर और 3 यहां पर और 6 यहां पर। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा, ये रूल कहता है। तो 3 का विपरीत पूछा गया तो साथियों 6 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है ना। उसके अलावा अगर दूसरी तरीके से बात करें ना, देखिए 3 है तो जाहिर सी बात है 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो 2 नहीं हो सकता। 3 लिखा हुआ, 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब यहां पर क्या, तो देखिए इस मेथड से आप राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो पहला वाला मेथड मैंने बताया था उससे राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इस मेथड से भी आप बहुत जल्दी राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके LMNOPQ परिवार एक कॉलोनी के एक पंक्ति में बने घरों में रह रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं, ठीक है, लोग नहीं परिवार हैं, ये 6 परिवार है, 1 2 3 4 5 और 6 परिवार है, एक कॉलोनी में रह रहे हैं। करके Q और O M के पड़ोसी हैं। तो मान लीजिए साथियों Q और O क्या लिखा हुआ है, Q और O M के पड़ोसी। तो मान लीजिए अगर M यहां पर है और Q इसका पड़ोसी है और O भी इसका पड़ोसी, क्योंकि कहा गया है कि M के पड़ोसी हैं Q और O, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों, उसके बाद कहा जा रहा है कि L और N ये P के पड़ोसी हैं। तो L और N P के पड़ोसी हैं, ठीक है। कहने के यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि L यहां पर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, L यहां पर नहीं आएगा। तो अगर बात करें L और N ये P के पड़ोसी हैं, तो मान लीजिए साथियों, अगर एक काम करिए साथियों कि इसको यहां से हटाइए, सॉरी क्या करिए,
यहाँ पर जो लाइन आपकी खींची थी वो सबसे पहले मैं खींच लेता हूँ। चलिए लाइन खींच ली, और एक काम ये करना, तो यहाँ पर से हटाकर यहाँ पर हम एक नंबर और बढ़ा लेते, 3 और 3 6 हो गए। तो कहने के एल ओ का यानी कि एल यहां पर नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है एल यहां पर बनेगा, क्योंकि एल और एन पी का पड़ोसी है, तो एल और एन ये पी का पड़ोसी हो गया। तो 6 लोग थे, 6 को हमने बैठा दिया कि यही क्रम है। अब आंसर देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि तो दिए गए विकल्पों में से कौन क्यू का निकटतम पड़ोसी है। तो क्यू का निकटतम पड़ोसी तो एम है, तो क्या एम आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल एम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है, यानी कि जैसे CAPSULE से PACSELU बनाया गया है, उसी प्रकार आपको बताने कि PINDROP को क्या लिखा जा सकता है ये आपको बताने। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर साथियों यहां पर हैं, तो यानी कि जो आंसर हमारा बनेगा वो इन लेटर्स की मदद से ही बनेगा। अब अगर हम देखें तो कैसे यहां पर क्या लॉजिक लगा, देखिए CAPSULE ये हमने लिखा, और नीचे हम ये लिख लेते हैं उसके जस्ट नीचे, ठीक है, PACSESE हो गया, L हो गया और साथ ही U हो गया। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये C यहां पर आ गया, ये P यहां पर आ गया और A का A रहा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करें ये E यहां पर आ गया, ये U यहां पर आ गया, A का A रहा, S का S रहेगा। तो यहां पर भी वही चीज होगी साथियों, देख लीजिए PINDROP। अब देखिए P यहां पर आ जाएगा, I का I रहेगा, N यहां पर आ जाएगा, D है, D का D रहेगा, R यहां पर आ जाएगा, O यहां पर आ जाएगा, P यहां पर आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है NIPDRODPOR, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो अब साथियों यहां पर मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन साथियों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैथ में साथियों आएंगे। किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति, अब बहुत ध्यान से देखा साथियों इस सवाल को आप लोग देखिएगा, यानी कि किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की 3 गुनी, यानी कि 2 लोग हैं यहां पर साथियों, ए है और बी है। अगर गति की हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर गति की बात की गई है, या क्षमता भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो बी की गति की अगर बात करें साथियों, बी की गति ए की गति की 3 गुनी है, ठीक है ना, यानी कि ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि क्षमता में अगर कोई काम ये कर लेता है साथियों 1, तो ये कर लेता है 3। अब समय इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर ये ए किसी काम को करने में 3 दिन लगाता है तो बी उसी काम को साथियों क्या, बी उसी काम को 1 दिन में कर देता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि यदि बी कार को 28 दिन में पूरा करता है तो एक साथ काम करने पर उन्हें उस कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बी कार को 28 दिन में पूरा करता है, ठीक है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि बी काम 1 दिन में करता है, तो 1 की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है साथियों, अब यहां से देखिए 28 की गुणा कराई गई ना, तभी ये आया है, तो यहां पर भी 28 की गुणा कराई जाएगी, हमें यह पता चल जाएगा कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 28 की गुणा 3 से करा लीजिए, 8 3 24 हो गया, 3 2 6 7 8, यानी कि 84 दिन में करेगा। सॉरी ए है यहां पर ए, तो बी कार को 28 दिन में कर रहा है, तो ए उस काम को 84 दिन में करेगा, क्योंकि दोनों का अनुपात 3:1 है। तो 84 की अगर बात करते हैं यहां पर, अब यहां पर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं ये जरा एक बार आप लोग देख लीजिए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक साथ अगर वो दोनों काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ए एक काम को 1/84 लिख लेते हैं और बी का काम 1/28 लिख ले, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 28 प्लस कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, बटे 28 की गुणा 7 तो 84 से हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो 28 और 84 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना 8 4 12 आ जाएगा, और ये आपका 10 11 आ गया, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 28 गुणा 84 आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए अगर इसको कट करें साथियों, 2 से कट करें, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूना इतना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं 2 से कट करें, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और यहां पर साथियों 21 आ जाएगा। अब इसकी देखिए ये 28 से 28 कैंसिल हो गया, 1/21 बचा, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 21 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 21 दिन का समय लगेगा। और 21 कहां पर लिखा हुआ है, ये साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए -5 है, ऑफ -45 है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों ये प्लस नहीं है, ये भाग है,
ये क्या है, ये साथियों भाग है, -15 है, माइनस और -3 है, प्लस 5 गुणा 1/15 यहां पर आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए भाग से पहले ऑफ सॉल्व होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है साथियों, ऑफ का मतलब होता है गुणा। क्या मतलब होता है, गुणा होता है। तो इन दोनों की अगर साथियों यहां पर हम लोग गुणा और यहां पर गुणा है तो इस माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। तो 45 की जब 5 से गुणा कराएंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 और यहां पर 22 यानी कि 225 यहां पर आ चुका है। अब देखिए अब ये आपका भाग हो जाएगा और एक काम करिए, ये भाग है ना तो ये इसके नीचे ही आ जाएगा। क्या ये इसके साथियों नीचे ही आ गया, यानी कि 15 यहां पर आ जाएगा, लेकिन माइनस का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आपका 3 और प्लस आपका 5 एकम 5, 5 3 15 यानी कि 1/3 यहां पर हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो 15 एकम 15 7 जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। तो माइनस का 15 आ गया, प्लस 3 3 9 प्लस 1 और बटे 3 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, माइनस का 15 प्लस 10 हो जाएगा और भाग क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 15 की गुणा 3 से होगी, 45 आ जाएगा, माइनस प्लस आपका 10 आ जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर यहां पर बात करें तो कितना आ जाएगा पता, माइनस का 35 आ जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। क्या आ चुका है, माइनस का 35 बटे 3 आ चुका है। इसको हमें आंसर बनाना है तो 3 नीचे आ गया, 3 एकम 3 माइनस का ये आएगा, ध्यान रखिएगा, और 3 एकम 3 कितना बचा, 2 बचा, 2 यहां पर आ गया, यानी कि माइनस का 11 सही 2/3 आपका आंसर आएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए। आज साथियों मैथ के ऐसे ऐसे धुरंधर सवाल हम लोग कराएंगे, ठीक है ना, मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए तो कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि एक आयताकार मैदान है, अगर 3 लंबाई है तो जाहिर सी बात है साथियों 2 इसकी चौड़ाई होगी। और कह रहे हैं कि इसका परिमाप 600 मीटर है और एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा, यानी कि ये बड़ा होगा। फिर कैसे होगा साथियों, इसकी अगर बात करें ये वर्गाकार मैदान बड़ा होगा क्योंकि ये 6 गुना है इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आयताकार मैदान की भुजा ये है और आयताकार मैदान का परिमाप 600 मीटर है। इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर हम इसको x माने और इसको 2x माने और आयताकार मैदान का या आयताकार का परिमाप पता क्या होता है साथियों, परिमाप होता है 2 और a प्लस b, ठीक है ना। ये कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। a क्या है यहाँ पर 3x और b क्या है 2x है, तो 2 आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 3x प्लस आपका 2x आ जाएगा, बराबर आपका 600 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 2 गुणा आपका ये क्या हो गया 3 और ये 5x हो जाएगा, बराबर 600 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों 5x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर आपका 300 आ जाएगा। और फिर x बराबर आपका क्या हो जाएगा 300 बटे 5 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 5 छंग 30 और 0। ये मैं स्टेप आपके लिए ज्यादा लगा रहा हूं, वरना तो ये वाला स्टेप पता ये इसी स्टेप के बाद ही आ जाता ये वाला स्टेप, लेकिन आपको समझाने के लिए साथियों बता रहा हूं। अब पता ये x बराबर 60 का मतलब क्या हुआ, 3x, इसकी लंबाई हमें पता चल गई। अरे भाई 60 की 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 6 3 18, यानी कि साथियों यहां पर 180 क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई लंबाई हो जाएगी। और इसकी लंबाई की चौड़ाई की अगर बात करते हैं कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, ये आपकी 120 हो जाएगी। तो अब इसका कुछ काम नहीं है, इसका अब कुछ काम नहीं है, हमें लंबाई पता चल गई, हमें चौड़ाई पता चल गई, ठीक है ना। अब बाकी हम लोग देख लेते हैं कि बाकी हमें अगला स्टेप पे क्या करना है। चलिए भाई, तो अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान, इसका क्षेत्रफल जो है ना, ये आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा 100, सॉरी ये मैंने गलत, अच्छा यहां पर 0 आ जाएगा, 120 गुणा 180, इसका 6 गुना है इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है a², मान लीजिए ये भुजा a है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए कैसे यहां पर क्या आ सकता है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें इसको क्या कराऊं, इसको एक काम करता हूं साथियों, मैं क्या करा लेता हूं, एक काम करता हूं साथियों, इसको मैं कैलकुलेटर से गुणा करा लेता हूं। क्या करा ले कैलकुलेटर से, देखिए 120 गुणा 180 गुणा और 6 आ जाएगा, यानी कि 12 कितना आ गया साथियों 1,29,600 आ गया, 1,29,600
600 बराबर ए स्क्वायर आ गया। कितना आ गया साथियों? ए स्क्वायर आ गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, तभी तो साथियों ये ए स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं साथियों, किसका ये स्क्वायर है। देख लीजिए, 2 से अगर कट करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, डबल जीरो आ गया। 2 से कट किया, 2 तियाँ 2 दुना, यह 400 आ गया। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 छंग, ठीक है ना, और यहाँ पर 200 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे, और यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, और यहाँ पर 0 आ गया। 2 पंजी 10, 0 आ गया। 2 से कट कर दिया, 2 दुना 4 आपका हो जाएगा, 0 आ गया। 2 दुना 4 आ गया, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ पर इसको 5 से कट कर लेते साथियों, 5 चौक 20, 0, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब इसको साथियों हम लोग यहाँ पर कर लेते, क्या इसको हम लोग क्या कर लेते, यहाँ पर साथियों कर लेते। चलिए, यानी कि 400 कितना है साथियों, 400, 5 चौक 20 और 0, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी 5 से कट कर लेते, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 9 की अगर बात करें, 9 9 निम 81, और फिर से 9 एकम 9। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें कैसे, अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर का थोड़ा सहारा हम ले लेते हैं, ऊपर का थोड़ा सहारा हम ले लेते हैं। अब देखिए, 2 बार ये है 2, तो 1 बार लिखेंगे। फिर से साथियों 2 बार ये है ना, तो 1 बार लिखेंगे। उसके बाद फिर से 2 बार ये है, तो 1 बार लिखेंगे। और फिर एक ये 5, एक ये 5, तो 1 बार लिखेंगे। और ये 2 बार 9 है, तो 1 बार लिखेंगे। तो साथियों देख लीजिए आपका क्या आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए भाई, तो इसको देख लेते हैं साथियों हम लोग। 9 पंजे 45 हो गया, 45 दूना 90 हो गया। 90 चौक आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ए स्क्वायर बराबर अगर 1,29,600 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा साथियों, 360 आ जाएगा। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वर्गाकार परिमाप ये था, मान लीजिए ये था एक भुजा साथियों, 360 यहां पर आ गई, 360 आ गई। तो इसका परिमाप पूछा जा रहा है, यानी कि यहां से ये तो 360 का साथियों 4 गुना कर दो। आप कितना कर दो साथियों, 4 गुना कर दो। तो 360 का 4 गुना कितना होता है, 4440 होता है, और 4440 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में अगर गलती से भी आ जाता है, और अगर आप कर देते हैं, तो मेरा मानना है बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, और आप हजारों हजार लाखों लाख बच्चों को साथियों पछाड़ दोगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है ना, तो इन सवालों को साथियों बहुत अच्छे तरीके से आपको देखिए, आप लोग देखना, क्योंकि ये वो सवाल हैं साथियों जो सिलेक्शन आपको दिलाएंगे। क्या सिलेक्शन आपको दिलाएंगे। अगला सवाल देखिए, 2 कारें हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी आपको बताना है। तो साथियों दोनों कारों की सापेक्ष चाल की अगर बात करें ना, कितनी हो जाएगी, 45 प्लस 70, ये आपकी 115 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 115 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। समय की अगर बात करते हैं साथियों, समय आपका 12 मिनट है, 12 मिनट है। तो दूरी की बात करें साथियों, दूरी आपसे पूछी जा रही है, दूरी बराबर क्या होता है, यहां पर चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल आपको 115 यहां पर निकाली, और समय कितना है, 12 है। तो 12 को घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग करना पड़ेगी, 12 कम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 तियां 15, यानी कि दूरी आपकी कितनी निकली साथियों, दूरी आपकी 23 किलोमीटर निकली। तो दूरी आपसे पूछी जा रही थी 23 किलोमीटर, आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्ध गोलाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता देता हूं साथियों, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है साथियों, 14 दे रखा है। तो 14 गुणा 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, कितना एक तरीके से देखिए, अब आपको कराना है 3 गुणा, एक काम करिए, 22 तियां कितना हो जाएगा, 66 गुणा 14 दूना 28। तो इन दोनों की आप साथियों गुणा करा लीजिए। जब आप इन दोनों की गुणा कराएंगे, 66 की 28 से साथियों गुणा कराएंगे, तो 1848 आ जाएगा। क्या 1848 आ जाएगा, यानी कि 66 गुणा 28 कितना होता है, 1848 होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, 19 संख्याओं का औसत 46 है, 5 संख्याओं का औसत 49 है, और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए,
19 संख्याओं का, जो टोटल 19 संख्या है, इनका औसत कितना है साथियों? 46 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 19 संख्याओं का औसत 46 है तो 19 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 19 की गुणा 46 से करना पड़ेगी, 874 आएगा। क्या? 874 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, इन 19 संख्याओं में से 5 संख्या, जो शुरू की 5 संख्याएं हैं, उन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? उन 5 संख्याओं का औसत 49 दे रखा है। तो मैं कहूं शुरू की 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो 9 पंजे 45 और साथियों 5 चौक 20 और 24 हो जाएगा, यानी कि 200, क्या 245 साथियों शुरू की 5 संख्याओं का योग हो जाएगा। कहने के अगली 6 संख्याओं का, और अगली 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो मैं कहूं अगली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 चौक आपका 24, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, 5 संख्याएं और प्लस 6 संख्याएं, कुल 11 संख्याओं का योग कितना होता है? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 245, 324, तो यह 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी कि 569 साथियों बनता है 11 संख्याओं का कुल योग। और यहां पर 19 संख्याओं का कुल योग दे रखा है। तो कहने के शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्या कितनी होगी? तो 874 में से इसको जरा घटाइए, तो कितना आ जाएगा? यहां पर अगर बात करें साथियों, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 305 का औसत आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, ये 19 संख्याओं का योग है और ये 11 संख्याओं का योग है। बीच में कितनी संख्या है? 19 और 11, 8 संख्या है। तो ये आपका औसत आ जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 6 जाएगा, 8 साथियों 64 हो जाएगा। तो 38 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 1 विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है, ठीक है। इस विलियन की 350 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी और मिलाया जाए? अच्छा, टोटल जो है ना वो 350 है। तो एक काम करिए, टोटल मात्रा 350 है और अगर इसमें, ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है साथियों? एक सेकेंड, इसमें एल्कोहल है, क्या है साथियों? एल्कोहल है और साथियों जल है, पानी है। तो अगर एल्कोहल यहां पर 4x है तो पानी कितना है? पानी 3 है। तो एक काम करिए, एल्कोहल कितनी है? 4, और नीचे क्या आ जाएगा? इन दोनों का योग 7 आ जाएगा। 7 पंजे 35। तो मैं कहूंगा एल्कोहल कितनी हो जाएगी? एल्कोहल कितनी हो जाएगी साथियों? 200 मिलीलीटर हो जाएगी। और बची हुई पानी कितना हो जाएगा? जल कितना हो जाएगा साथियों? 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अब देखिए, 200 और 150, कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? मैं कहूंगा x इसमें पानी और मिला लिया जाए तो विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 की 2 से करेंगे तो यहां पर 1200 आ जाएगा, बराबर 15 पंजे 75, 750 आ गया, प्लस 5x यहां पर आ जाएगा। 1200 में से 750 जाएगा, क्या 1200 में से 750 जाएगा? तो मेरे हिसाब से 450 बचेगा, यानी कि 5x बराबर साथियों 450 और x बराबर क्या आ जाएगा? 90 मिलीलीटर आ जाएगा। तो 90 मिलीलीटर साथियों, क्या, ठीक है ना, इस विलियन में 350 मिलीलीटर मात्रा में 90 मिलीलीटर मिलाने पर विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ये आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखिए और साथियों देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, कैसे इसका क्या जवाब हो सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, कुछ दिक्कत लग रही है, जकल इस फोन का 241 नाम पूर्ण कर सकता है साधारण ब्याज पर उधार? ये कुछ नहीं साथियों, ये कुछ नहीं है आपका, ठीक, ये पता नहीं कैसे टाइप हो गया। यहां से सवाल आपका शुरू है। कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष का मिश्रधन 715 है और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद का मिश्रधन 990 है, तो धनराशि क्या है? कभी भी अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर इतने वर्ष का मिश्रधन इतना है और इतने वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो वो धनराशि बताइए। तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होता
होता है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, 3 वर्ष का मिश्रधन आपको कितना दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्रधन आपको 715 दे रखा है, और अगले 5 वर्ष का, यानी कि मैं कह सकता हूं इसको 8 वर्ष का भी, 8 वर्ष का भी मैं कह सकता हूं, और 8 वर्ष का मिश्रधन आपको कितना दे रखा है, 990 दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों, 990 दे रखा है। तो अगर मैं साथियों कहूं 5 वर्ष का, इनको अगर माइनस करेंगे ना तो ये 5 वर्ष का मिश्रधन निकल आएगा। 5 वर्ष का मिश्रधन कैसे निकलेगा, इसको साथियों घटा दो, ठीक है ना, मैं घटा देता हूं साथियों। 990 में से 715, तो यहां पर 5 आ जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा, और यहां पर 2 आ जाएगा, यानी कि 275 निकलेगा 5 वर्ष का मिश्रधन। अगर मैं आपसे कहूं 1 वर्ष का मिश्रधन कितना निकलेगा, तो इसकी भाग करा लीजिए, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी कि 1 वर्ष का मिश्रधन कितना निकला, 55 रुपए निकला। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर कहा गया था कि 3 वर्ष का मिश्रधन 715 है, तो 3 वर्ष का, ठीक है ना, क्या एक तरीके से बात करें 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें से घटा दो, आपको धनराशि मिल जाएगी, मूलधन मिल जाएगा, और वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 55 गुणा 3 साथियों कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो इस मिश्रधन में से, मतलब जो मिश्रधन है ना, इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दो, आपको मूलधन मालूम पड़ जाएगा, 0 आ गया। और यहां पर अगर बात करें साथियों 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहां पर भी 5 आ जाएगा, यानी कि 550 आपका क्या हो जाएगा साथियों, धनराशि हो जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 1250 रुपए से घटाकर 1150 रुपए कर दिया, यानी कि 100 रुपए कम किया उसने। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या होगा। छूट का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। छूट पूछी जाती तो 100 रुपए की छूट दी गई, छूट का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से गुणा कराइए, और नीचे क्रय मूल्य लिखिए। क्रय मूल्य की अगर बात करें कितना, तो 1250 था, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, और यहां पर 25 आ जाएगा, 25 चौक आ जाएगा, 4 गुणा 8 आ जाएगा, यानी कि 8% की छूट दी गई होगी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 केजी जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। बहुत आसान है। देखिए, एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर है और जिसमें जिंक है। मैं कहूंगा साथियों, क्या मैं कह सकता हूं साथियों, अगर 5 कॉपर है तो 4 क्या होगी साथियों, 4 आपकी जिंक होगी। लेकिन यहां पर यह कह रहे हैं कि जिंक 20 किलोग्राम जिंक है। क्या 20 किलोग्राम जिंक है कह रहे हैं, तो कॉपर की कितनी मात्रा होगी ये पूछ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर अगर बात करें, देखिए अब यहां पर 20 किलोग्राम जिंक है, लेकिन यहां पर तो 4 हमें बताई गई है। यहां पर साथियों क्या एक तरीके से बात करें, यहां पर अगर बात करें 4 लिखा है, तो 4 को 20 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा कराना पड़ी। तो अगर हम साथियों यहां पर कॉपर का निकालेंगे तो कॉपर की भी हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगी, यानी कि 25 आ जाएगा, यानी कि 25 केजी क्या हो जाएगी, कॉपर की आवश्यकता हो जाएगी। तो ऐसा ही तो है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को कठिन बना दिया गया है। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात इतना है, करने के लिए 20 केजी, ऐसे करके साथियों ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये सवाल आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।